वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली हम अभी चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, और आज हम जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो है पोटेंशियोमीटर का थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। हम यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 9 एंड लेक्चर नंबर 10 में हमने इसके दो एप्लीकेशन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और आज जो है हम लेक्चर नंबर 11 में इसका थर्ड एप्लीकेशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, और ये जो एप्लीकेशन है ये तीनों में से बहुत इंपॉर्टेंट पड़ता है बेटा। ठीक है, ओके। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ जरा पढ़ लेते। बोल रहा है डिस्क्राइब विद द हेल्प ऑफ नीट सर्किट डायग्राम। बोल रहा है डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब का मतलब होता है आप डिटेल्स में आप बताओ, सर्किट की मदद से आपको सर्किट डायग्राम जो है उसकी मदद से आपको बताना है। क्या बताना है? हाउ विल यू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आप सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे डिटरमाइन करोगे यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर। मतलब पोटेंशियोमीटर की मदद से जो सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उस इंटरनल रेजिस्टेंस को आप कैसे डिटरमाइन करोगे वो आपको सर्किट की मदद से बताना है। ठीक है बेटा, एंड डिराइव द नेसेसरी फार्मूला। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस का जो फार्मूला आने वाला है उसको आपको डिराइव करके देना है। ठीक है बेटा, नाउ on what factors does the internal resistance of a cell depend। और जो internal resistance का जो फार्मूला आएगा तो वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है वो भी आपको बताना है। ठीक है बेटा, तो एज वी नो दैट, जैसे कि मैं पहले से आपको बताते आ रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको डायग्राम बेस्ड अगर क्वेश्चन है तो डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, क्योंकि डायग्राम को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो ना तो आपको आधी चीज़ें तो ऑलरेडी क्लियर हो जाती है। ठीक है बेटा, और बच्चे आधी चीज़ें जो है वो अपन आगे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम को आपको बताता हूँ, डायग्राम की तरफ फोकस कीजिए पूरा। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप जो मैंने यहाँ पे सर्कल जो किया ये तो आपको पता है ईएमएफ बोलते हैं इसको। ईएमएफ का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको चाहिए बेटा की। ठीक है, तो की अपन ले लेते हैं यहाँ पर K1। ठीक है, नीचे में जो आपको ये जो दिख रहा है इसे हम कहते हैं बेटा रियोस्टेट। क्या कहते हैं इसे? रियोस्टेट। ठीक है, सिंपल काम है रियोस्टेट का कि जो सर्किट में अगर स्मॉल करंट मौजूद होता है तो स्मॉल करंट को डिटरमाइन करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए रियोस्टेट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए रियोस्टेट होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब यहाँ पर आपको देखोगे तो ये जो आपको पॉइंट ए दिख रहा है, ये पॉइंट ए से लेकर तो पूरा पॉइंट बी ये हमारा वायर है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर का क्या है? वायर है, जिससे अपन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर भी कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर में एक सर्किट लगी हुई है, देखो PQST है ना, ये PQST की एक इंटरनल सर्किट जो है यहाँ पर लगी हुई है, जहाँ पर एक सेल है E1। क्या है? सेल E1, और इस E1 के साथ में लगा हुआ है इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से डिनोट करते हैं। ये जो स्मॉल r जो आपको दिख रहा है इसे अपन कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। और यही इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेसिकली। ठीक है, और इस जो सेल E1 है इसको ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर की लगाया गया है K2। ठीक है, और यहाँ पर सीरीज में भी एक लगाया गया है क्या? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक लगा हुआ है जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर। जी का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, और इस गैल्वेनोमीटर का जो एक एंड है यहाँ पर लगा हुआ है जॉकी। क्या लगा हुआ है? जॉकी, और जॉकी को अपन जे से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये था इट्स ऑल अबाउट द डायग्राम। ये डायग्राम पूरा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये डायग्राम में जो कंस्ट्रक्शन लगे हुए है, जो चीज़ें लगी हुई है उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद में फिर मैं आपको इसके वर्किंग भी बताऊँगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हैं, और पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है देखते हैं। बोल रहा है द
Experimental setup for this method consists of a potentiometer wire AB connected in series with the cell of EMF E, the key K1 and rheostat as shown in the figure। बोलता है जो हमने यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट किए हैं, तो इसमें आप देखोगे सबसे पहले तो आपको दिख रहा है पोटेंशियोमीटर वायर AB। तो ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर वायर AB। देखो बच्चों, ये जो मैंने यहाँ पर जो रेड साइन से जो क्रॉस कराया हो, तो ये है हमारा यूनिफॉर्म वायर AB। ठीक है बेटा, ओके, वायर AB। और ये वायर AB के बिल्कुल सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। क्या सीरीज में कनेक्टेड है जरा बताओ? ये है सीरीज में हमारा सोर्स ऑफ EMF। ठीक है, EMF जो है सीरीज में कनेक्टेड है, और इस EMF को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या लगा के रखी है यहाँ पर, K1। ठीक है, ये जो यहाँ पर K1 जो की है, और EMF जो है इस पोटेंशियोमीटर वायर AB के बिल्कुल सीरीज में हमने कनेक्टेड कर रखे, और इसके अलावा हमने सीरीज में क्या लगा के रखे, रिओस्टेट। ओके, तो हमने यहाँ पर बेसिकली सबसे पहले यहाँ पर यूनिफॉर्म वायर AB के सीरीज में सोर्स ऑफ EMF E, साथ में की, और की मतलब K1 यहाँ पर, और एक रिओस्टेट, ये सारी चीज़ें जो है हमने सीरीज में कनेक्टेड करके रखे हैं। आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया कि हमारा जो पोटेंशियोमीटर का जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, तो यहाँ पर हमने एक वायर लिए AB, और उस वायर AB के सीरीज में क्या क्या कनेक्ट करके रखे। सबसे पहला K1 की, ठीक है, सोर्स ऑफ EMF और रिओस्टेट, ये तीनों चीज़ों को हमने वायर AB के साथ में सीरीज में कनेक्ट करके रख दिए। तो ये था हमारा पहला पॉइंट। ठीक है बच्चों, ओके, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ ताकि सेकेंड पॉइंट पे जो है अपन जंप कर सके। और ये रहा आपका सेकेंड पॉइंट। क्या दिया हुआ बेटा? अ सेल ऑफ EMF E1 whose internal resistance is to be determined is connected to the potentiometer wire through a galvanometer G and the jockey J। मतलब सेल ऑफ EMF E1, ये रहा, आप डायग्राम पे देखो बेटा, ये रहा हमारा सोर्स ऑफ EMF E1, और इस सोर्स ऑफ E1 का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये रहा बाजू में इंटरनल रेजिस्टेंस, और इस इंटरनल रेजिस्टेंस को हमको क्या करना है, यहाँ पर डिटरमाइन करना है। और साथ में ये पोटेंशियोमीटर वायर जो दिख रहा है आपको, वायर AB, तो यहाँ पर कनेक्टेड है G मतलब क्या है, यहाँ पर G का मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ में क्या कनेक्टेड है, जॉकी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। क्या लिखा हुआ है? जो सेल का जो EMF E1 है, जिसका अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करना है, डिटरमाइन करना है। साथ में एक कनेक्टेड है एक वायर से जो कि गैल्वेनोमीटर, और साथ में क्या कनेक्टेड है, जॉकी जो यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखोगे आप, और रेजिस्टेंस बॉट्स आर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल E1 थ्रू द की K2। तो देखो ये हमारा E1 है, ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए K2 लगाया गया है जो कि स्विच है। ठीक है, और इसमें लगा हुआ एक रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है बेटा, ये है हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आप सोच रहे हो कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्यों लिया जाता है? तो बच्चों, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जिस भी कैपेसिटी का रेजिस्टेंस चाहिए, उस रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं पूरे रेजिस्टेंस बॉक्स में से। तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक रेजिस्टेंस जो है हमने यहाँ पर कनेक्टेड करके रख दिए, जहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए K2 जो है हमने स्विच लगा के रखे। ठीक है, समझा तीनों पॉइंट? ठीक है, ओके। नाउ अब बात करें अपन फोर्थ पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, तो ये जो हमारा जो सोर्स ऑफ EMF E1 है, देखो ये डायग्राम में सोर्स ऑफ EMF E1 जो है, ठीक है। अब आपको पता है कि जैसे ये स्विच ऑन होगा तो सोर्स EMF से करंट जो है ये प्रोड्यूस होगा, राइट। और क्या होगा कि यहाँ से जो गैल्वेनोमीटर से जो जॉकी जो है ये इस यूनिफॉर्म वायर पे क्या करेगा, टच करेगा लगातार, और जहाँ पर ये टच हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, ये टच करेगा, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पे वाइब्रेट होगा वो उसका क्या होगा, नल पॉइंट होगा। मान लो कि ये यहाँ पर पॉइंट टच हुआ तो ये यहाँ पर नल पॉइंट बनेगा बेटा।
कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट, मतलब जहाँ पर भी डिफ्लेक्शन शो करता है वो होगा नल पॉइंट, ठीक है। और मान लो कि यहाँ पर नल पॉइंट अगर ऑब्टेन हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेगा L1, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि सोर्स ऑफ EMF E1 जो है ये होगा K इंटू L1, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। E1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? K इंटू L1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये K का मतलब क्या होता है? K का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या होता है बच्चों? पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और जो L1 है, तो एज वी नो दैट L1 का मतलब क्या होता है बेटा? वायर की लेंथ ऑफ द वायर, किसके बीच में? नल पॉइंट और पॉइंट A, मतलब ये पॉइंट A और नल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम यहाँ पर क्या बोलेंगे बेटा? L1 बोलेंगे। चलो इतनी बात समझ में आ गई आपको बेसिकली, ठीक है। तो इक्वेशन 1 कैसे मिला आपको समझ में आया? सिंपल है कि जो E1 है इसलिए उसका लेंथ क्या है? L1। हम E2 लेंगे तो उसका लेंथ क्या रहेगा? L2 रहेगा, ठीक है ना। और K का मतलब होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, और L1 का मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर जो कि नल पॉइंट और पॉइंट A के बीच का रहता है, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते अपन। तो वोल्टेज बिटवीन नल पॉइंट एंड पॉइंट ए, मतलब पॉइंट ए और नल पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज रहेगा उसे हम V से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट ए एंड नल पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज रहेगा, ठीक है ना बेटा। वोल्टेज मतलब V, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेंगे बेसिकली K इंटू L2। क्या लेंगे बेटा? K इंटू L2, और इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली क्या करना है यहाँ पर? अच्छा, ये L2 का मतलब क्या होता है? L2 का भी मतलब होता है लेंथ ऑफ वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड पॉइंट A, यानी नल पॉइंट और पॉइंट A के बीच का जो डिस्टेंस है हम यहाँ पर उसको L2 से भी डिनोट करेंगे, ठीक है बेटा। अब हमारे पास इक्वेशन 1 भी है, इक्वेशन 2 भी है। अब सिंपली क्या करना है आपको? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करना है, ठीक है। ये इक्वेशन 1 जो है ये रहा आपका K इंटू L1 बेटा, ओके। और इक्वेशन 2 आपको सिंपली है कि V इक्वल्स टू क्या है? K इंटू L2, ये आपका इक्वेशन 2 है। और आपको 1 डिवाइड बाई 2 ही तो करना है, सिंपल है। तो क्या हो जाएगा? E1 डिवाइड बाई V इक्वल्स टू K इंटू L1 डिवाइड बाई K इंटू L2। K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पर? L1 डिवाइड बाई L2। तो ये आ गया E1 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू द L1 अपॉन L2, और इसे अपन इक्वेशन 3 जो है यहाँ पर दे देंगे। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। थर्ड इक्वेशन कैसे मिला समझा? सिंपली इक्वेशन 1 को हमने बोले E1 इक्वल्स टू K इंटू L1, इक्वेशन 2 को बोल दिए V इक्वल्स टू K L2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 कर दो सिंपल, और K से K को कैंसिल कर दो, तो बचेगा क्या? E1 अपॉन V इज इक्वल टू द L1 डिवाइड बाई L2, सिंपल। ये इक्वेशन हो गया 3rd, ओके बेटा। नाउ अब यहाँ पर सिंपल आपको बेटा एक याद रखना है, कंसीडर द लूप PQSTP, मतलब ये रहा PQST और ये P। तो यहाँ पर PQSTP वाला जो लूप है, इस लूप को अगर मैं कंसिडर कर दूँ तो यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगा KVL, ठीक है। अब KVL का मतलब क्या होता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। और इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ को मैंने डिटेल्स में लेक्चर नंबर 2 में मैंने कवर कर दिया हूँ, ठीक है। अगर आपने भूल गए होंगे या नहीं देखेंगे तो लेक्चर नंबर 2 को वापस से देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसके रिक्वायरमेंट रहेंगे तो मैं सिंपली आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। क्या बोले थे हमने यहाँ पर बेटा? देखो, पहला केस लिए था रूल्स EMF के केस में। EMF के केस में क्या? EMF मतलब क्या होता है? वोल्टेज, ठीक है। अगर हम प्लस से माइनस जाते हैं, ठीक है ना, तो प्लस से माइनस जाते हैं तो हम माइनस लेते हैं वोल्टेज, राइट। और अगर माइनस से प्लस जाते हैं तो प्लस लेते हैं, बरोबर। ये हमने EMF के केस में पढ़े थे, ठीक है। और दूसरा केस देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है कि अगर KVL की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम होती है हम तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। याद आया कि KVL की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो उस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? माइनस होता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या था? करंट इंटू रजिस्टेंस। करंट को रजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस निगेटिव कब आता है? जब आपका
KVL और करंट की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, ठीक है। और अगर KVL और करंट की डायरेक्शन अपोजिट आती है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या लेना पड़ता है आपको, पॉजिटिव लेना पड़ता है बेटा। तो ये जो रूल्स है मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था, ठीक है, वापस से देख लेना उसको अगर भूल गए होंगे तो, ठीक है। और यही रूल अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है बच्चों, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर अलग से सर्किल बना के दिया हूँ, PQSTP, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर KVL अप्लाई करता हूँ। तो आपको पता है कि जो छोटी लाइन होती है ये माइनस की होती है और बड़ी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव की होती है, ठीक है। तो मैं KVL जो है ऐसा घुमाता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मान लो कि टोटल करंट जो है, रुको मैं पहले यहाँ पर रफ कर लेता हूँ। देखो ये है माइनस छोटी लाइन और ये है प्लस, ठीक है। और पॉजिटिव से हमेशा करंट निकलता है, तो ये करंट निकला यहाँ से I, ठीक है। अब ये करंट ऐसा रोटेट करेगा तो R से जाने वाला करंट जो है, R से जाने वाला करंट भी I होगा। अब ये करंट ऐसे ही बनेगा, ऐसे दौड़ेगा और ऐसा जाके करंट ये स्मॉल r से भी जाने वाला करंट I है, ठीक है बेटा। डायरेक्शन देख लेना, कैपिटल R की डायरेक्शन देखो, यहाँ पर करंट ऐसा जा रहा है और स्मॉल r के तरफ जो जा रहा है करंट, ये डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज। चलो इतनी बात तो समझ में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अप्लाई करना है बेटा KVL, ठीक है ना। तो क्या हुआ देखो, माइनस से प्लस गए तो माइनस से प्लस गए तो प्लस E1 आता है बच्चों, माइनस से प्लस गए तो प्लस E1, ठीक है। अब आगे अपन KVL को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर देखो ये है हमारी KVL की डायरेक्शन जा रही है राइट हैंड साइड में जा रही है और करंट भी हमारा राइट हैंड साइड पे जा रहा है, मतलब करंट भी हमारा राइट हैंड साइड में जा रहा है और KVL भी हमारा राइट हैंड साइड में जा रहा है। मतलब दोनों डायरेक्शन जो है यहाँ पर क्या निकल के आ गई, सेम निकल के आ गई। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा निगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर साइन आएगा माइनस, ठीक है। और यहाँ पर करंट था I और रेजिस्टेंस था कैपिटल R। चलो इतनी बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। आगे जैसे अपन बढ़ते हैं तो ये अपन आगे ऐसे ही बढ़े, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी KVL और करंट दोनों की डायरेक्शन सेम है। देखो करंट हमारा ऐसा जा रहा है और KVL भी हमारा ऐसा जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन आप देखोगे तो क्या निकल के आ रही है, सेम। तो यहाँ पर भी क्या आएगा बेटा, माइनस आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर करंट का यूज हो रहा है I और रेजिस्टेंस का यूज हो रहा है स्मॉल r, जिससे अपन बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये लूप जो हो गया ये कंप्लीट हो गया, इसलिए हम इक्वल टू क्या करेंगे बेटा, 0 कर देंगे। तो क्या निकल के आया, E1 माइनस I इंटू कैपिटल R माइनस I इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू जो क्या निकल के आ गया बेटा, 0 निकल के आया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, जो पॉजिटिव टर्म है उसको जैसे कि वैसे रखेंगे और जो निगेटिव वाली जो टर्म है उसको अपन राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे बेटा। तो निगेटिव को जैसे ही हम राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो निगेटिव टर्म क्या हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा E1 इज इक्वल टू द I इंटू R हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर जाके प्लस नहीं बनेगा और ये भी माइनस है तो उधर जाके क्या बनेगा बेटा, प्लस बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, क्या निकल के आया, E1 इक्वल टू I इंटू R प्लस I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो ये देखो ये रहा इक्वेशन 4 कि E1 इज इक्वल टू द I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r, समझा बेटा। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो KVL को अप्लाई करने पर आता है बेटा, ठीक है। और आपके बुक वगैरह में ये डायरेक्टली दिया हुआ था तो कहाँ से आया चीज़ें समझती नहीं, इसलिए हमने यहाँ पर KVL का यूज़ करके ये इक्वेशन को ऐसा लाए, ठीक है। हालांकि आपको ये सब पेपर में लिखना नहीं होता, लेकिन मैंने जस्ट आपको बता दिया कि ये जो इक्वेशन है वो आया कहाँ से, ताकि आपको पता रहे कि ये जो इक्वेशन हमने लिखे वो एज इट इज नहीं लिखे, ये अप्लाई करने पर आया है KVL को, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते बाय ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ तो आपको पता है क्या बोलता है ओम्स लॉ हमारा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट कम होगा, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे साइन हटेगा कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा और कांस्टेंट यहाँ पर क्या आ गया, R, और R को अपन बोलते हैं बेटा रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पर V इक्वल्स टू I इंटू R, तो ये था हमारा
ओम्स लॉ। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी आ गया और इक्वेशन नंबर 5 भी आ गया। तो सिंपली क्या करना है, हमें इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को डिवाइड करना है ना, 4 डिवाइड बाय 5 करना है। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन 4 ये रहा बेटा, देखो ठीक है ना, क्या रहा, E1 इक्वल्स टू आई इंटू आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो बेटा इक्वेशन नंबर 5 से, तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर 5। तो V डिवाइड बाय आई इंटू कैपिटल आर। चलो इतना समझा। अब यहाँ पर देखोगे ना बेटा, तो यहाँ पर करंट जो है दोनों जगह सेम है, तो मैं करंट को ना कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर करंट को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पर बचेगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बचेगा बेटा, और नीचे में कैपिटल आर तो है ही है, और यहाँ पर आई से आई मतलब करंट से करंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर बचेगा। तो देखो ये आ गया हमारे पास E1 डिवाइड बाय V। ठीक है ना, E1 डिवाइड बाय V इज इक्वल टू द कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। समझा बेटा, कोई डाउट तो नहीं है? ओके। अब हमें क्या करना है बेटा कि जो इक्वेशन नंबर 3 जो था, इक्वेशन 3 जो था और इक्वेशन 6 जो था, ये दोनों को इक्वेट करना है बेटा, दोनों को क्या करना है, इक्वेट करना है। ठीक है, अब हमने इक्वेशन 3 क्या निकाल के लाए थे जरा बताओ। तो ये रहा बेटा, देखो E1 डिवाइड बाय V इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2। ठीक है ना, क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 3, E1 डिवाइड बाय E2 इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2, ये आया था हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, और इक्वेशन नंबर 6 क्या निकल के आया था, E1 डिवाइड बाय V इज इक्वल टू द कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R। यानी E1 E2 नहीं था, यहाँ पर V था। E1 डिवाइड बाय V इज इक्वल टू द कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाय कैपिटल R। ठीक है ना, और ये आया था हमारा इक्वेशन नंबर 6। तो हमें सिंपल देखो यहाँ पर भी E1 अपॉन V और यहाँ पर भी E1 अपॉन V। तो जब E1 अपॉन V यहाँ पर भी है, E1 अपॉन V यहाँ पर भी है, तो हम दोनों को इक्वेट नहीं कर सकते। मतलब दिस इक्वेशन इक्वल्स टू दिस इक्वेशन बनेगा बेटा, यानी कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा, L1 डिवाइड बाय L2 के हो जाएगा। चलो इतना समझा, क्लियर है यहाँ पर। अब हमें यहाँ से निकालना है बेटा स्मॉल r, क्या निकालना है यहाँ पर, स्मॉल r। ठीक है, तो जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे, ठीक है, ऑन सॉल्विंग, तो जब आप इसको पूरा का पूरा सॉल्व करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या निकल के आएगा, कैपिटल R डिवाइड बाय L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1, ये निकल के आएगा बेटा। जब आप इसको जब पूरा सॉल्व करोगे ना, तो स्मॉल r इज इक्वल टू द कैपिटल R डिवाइड बाय L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन की मदद से हम इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। समझा, और बेसिकली ये रेजिस्टेंस और लेंथ पे डिपेंड होता है। कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस और लेंथ पे डिपेंड करता है। इतनी बात समझ में आया? ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया फाइनल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जब हम इसको सॉल्व करें, ठीक ना, ये जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो ये इक्वेशन कैसे आया। चलो मैं आपको बता देता हूँ सॉल्व करके कि ये इक्वेशन आया कैसे। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो ये जो इक्वेशन है हमारा क्या था, कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइड बाय कैपिटल R इक्वल्स टू L1 डिवाइड बाय L2, यही था बेटा हमारे पास इक्वेशन। अब सिंपली क्या करना है बेटा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से लिख लेता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये इक्वेशन आया था। अब हमको क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला जो टर्म है वो L2 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो R वाली जो टर्म है ये स्मॉल L1 के साथ में मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बनेगा बेटा यहाँ पर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा बेटा, L2 हो जाएगा। और ये जो कैपिटल R जो दिख रहा है, ये कैपिटल R जो है वो L1 के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर L2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये जो ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, आपने ये वाला रूल तो पढ़े होंगे,
ए प्लस बी जो है और ये सी, तो क्या होगा, सी दोनों के साथ में मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए इंटू सी प्लस बी इंटू सी, यही वाला तो अप्लाई करना है यहाँ पर। क्या होगा, पहले L2 कैपिटल R के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो ये होगा R इंटू L2 होगा, बीच में प्लस साइन है, फिर होगा स्मॉल r इंटू L2 होगा ना, और ये कैपिटल R इंटू L1 जैसे का वैसा। चलो इतनी बात समझ में आई बेटा, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, ठीक है। हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर सिंपल जो कैपिटल R वाली जो वैल्यू है ना उसको एक साइड ला लो, और बाकी स्मॉल r जो है उसको एक साइड रख दो। तो ये स्मॉल r इंटू L2 इसको जैसे का वैसा रख दिए अपने, और ये जो कैपिटल R इंटू L2 वाली जो टर्म है उसको मैं इक्वल टू के उधर भेज देता हूँ, तो ये प्लस साइन उधर जाके क्या बनेगा, माइनस, तो ये हो जाएगा R इंटू L1, और ये जो प्लस है इधर जाके क्या बनेगा, R L2 माइनस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, तो हुआ क्या यहाँ पर कैपिटल R और कैपिटल R जो है ये आ जाएगा आपका कॉमन, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, कैपिटल R को कॉमन लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा L1 माइनस L2, क्या बन जाएगा, L1 माइनस L2, क्योंकि ये कॉमन निकल गया ना, तो L1 माइनस L2 है, और यहाँ पर स्मॉल r इंटू L2 हुआ बेटा। अब क्या करना है, हमें यहाँ से स्मॉल r निकालना है, तो जब स्मॉल r निकालना है तो जो L2 जो है ये जाएगा डिवाइड में, क्या जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ गया R L1 माइनस L2 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय L2 आएगा। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा, R इज इक्वल टू द, ओके कैपिटल R को बाहर ही रखते हैं, ठीक है ना। अब ये L1 के साथ में L2 डिवाइड होगा माइनस L2 डिवाइड बाय L2, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो L2 जो है वो L1 के साथ में भी डिवाइड होगा और L2 के साथ में भी डिवाइड होगा, और बीच में साइन कौन सा, माइनस, तो यहाँ पर साइन दे दिया मैंने माइनस, ठीक है। L2 से L2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, जब आपने L2 से L2 कैंसिल किए तो अंदर क्या बचेगा फिर 1, तो L1 डिवाइड बाय L2 माइनस 1, ठीक है ना। तो ये था हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस को हमने इस तरह से कैलकुलेट किए, और ये ऑन सॉल्विंग के बाद में ऐसी तरह से आपको करना पड़ता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर नंबर 11 जो है ये पूरी तरह से ख़त्म होता है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच इस पूरे लेक्चर को देखने के लिए।